देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। यस मैम। तो देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है रेशियो कंप्लीट करके प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जिसमें 10th तक हम लोगों ने किया था, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 11 से मैंने बोला था ट्राई करने के लिए। तो देखो 11th नंबर में क्या बोला है, बोला है यहाँ पर x इज टू वाई इक्वल z इज टू w। देखो इक्वल 2.5 1.5, इसका वैल्यू बोल रहा है 2.5 इज टू 1.5 के साथ बराबर है, मतलब तीनों जो है प्रोपोर्शन में है, तभी तो इक्वल 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 दिया हुआ। रेशियो का वैल्यू निकालना है x प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू। ये कितना होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करके देना, ठीक है। तो बोलो कैसे होगा। देखो इसको हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके, मतलब जो हम लोगों ने प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज पढ़ा था वो यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग जो है मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। कौन से तरीके से करें, चलो हम दोनों ही दिखा देते हैं। देखो ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग हमारे एग्जाम्पल में था, बस एक्स वाई की जगह वो पी क्यू ऐसा पूछ। देखो अगर एक्स बाई वाई, इसका मतलब जेड बाई डब्ल्यू इक्वल 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था एडेंडो, ठीक है। याद है एडेंडो प्रॉपर्टी क्या था। देखो मुझे तो याद है, हम बता देंगे, लेकिन हम यहाँ से दिखा देते हैं एक बार फिर से। एडेंडो में क्या है, अगर ये एक रेशियो ये एक रेशियो एक रेशियो डॉट डॉट करके अगर बहुत सारे रेशियोज, मतलब नंबर ऑफ रेशियोज अगर ऐसे जो है इक्वल है, तो हमारा ईच टर्म का वैल्यू हो जाता है हर एक रेशियो का फर्स्ट टर्म का एडिशन डिवाइडेड बाय हर एक रेशियो का सेकंड टर्म का एडिशन इक्वल टू ईच टर्म का वैल्यू होता है। ये एडेंडो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो कि करना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ही प्रॉपर्टी याद रहेगा, ठीक है। तो अभी देखो अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी फिर से दिखाया, तो मुझे बोलो कि ये तीनों रेशियो का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स जेड और 2.5, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं एक्स जेड प्लस 2.5 करते हैं, तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। क्यों ना हम लोग दो रेशियो को लेके करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें 2.5 एडिशन थोड़ी ना चाहिए, हमें एक्स प्लस जेड चाहिए। तो हम लोग अगर ये दोनों टर्म में एडेंडो प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारा काम बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्स प्लस जेड हुआ डिवाइडेड बाई फिर कितना प्लस कितना होगा बोलो। वाई प्लस डब्ल्यू। y प्लस डब्ल्यू होगा, ठीक है। सेकेंड टर्म का एडिशन y प्लस डब्ल्यू होगा, ठीक है। ये जो है ये वैल्यू जो है इस टर्म के साथ बराबर होता है, तो ये एक्स वाई वाई के साथ भी बराबर होगा, जेड बाई डब्ल्यू के साथ भी होगा। लेकिन वो करके हमें फायदा क्या, क्योंकि हमें इसका ऑप्शन देखो ना, हम लोग को ऑप्शन किस में दिया है, वैल्यूज में दिया है, नन ऑफ दिस दिया है, मतलब हमें आंसर वैल्यूज में निकालना चाहिए। तो फिर हमें इसको किसके साथ इक्वल करना चाहिए, इसके साथ करने से वैल्यू नहीं आएगा, इसके साथ करोगे वैल्यू नहीं आएगा, तो इसके साथ करने से तो वैल्यू आएगा क्योंकि ये वैल्यू में दिया हुआ है। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, तो इसका आंसर कितना हो जाता है 25/10, 15/10, तो 5/3। तो क्या ऐसा ऑप्शन था। हाँ है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तो हो गया आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज करके। इसके अलावा भी एक तरीके से कर सकते हो, लेकिन वो जो है काफी लंबा मेथड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट मेथड। ये देखो एक्स बाई वाई इक्वल टू अगर 2.5 बाई 1.5 है, हम लोग बोल ही सकते हैं ना, अगर ये तीन इक्वल है तो ये एक रिलेशन और ये एक रिलेशन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये मल्टीप्लाई करो, 1.5x 2.5y और इसको 1.5z 2.5w। अब मुझे इसका वैल्यू जो है नंबर में निकालने बोला है, ठीक है। तो ऐसा क्या करे कि मेरा नंबर में आ जाए, या तो
न्यूमरेटर दोनों को ही हम लोग एक्स में ट्रांसफर करेंगे या जेड में, और नीचे वाई प्लस डब्ल्यू में से या तो दोनों को ही वाई में ट्रांसफर करना है या दोनों को ही डब्ल्यू में, मतलब सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अगर हम जेड के जगह एक्स सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे, या फिर मान लो कि हम ऐसा करना चाहते हैं, इधर लिखा हुआ है ना, तो हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, 2.5 वाई डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है, एक्स की जगह। तो 2.5 वाई डिवाइडेड बाई 1.5, मैंने हर जगह पे y ले लिया, ठीक है। अब z का भी निकाल लेते हैं, तो देखो z का वैल्यू हो जाएगा ऐसे, 2.5 बाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1.5, तो यहाँ पर कर दिया 2.5 बाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1.5, तो ऊपर y और w आ गया, नीचे तो ऑलरेडी y और w है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम 1.5, तो 2.5 y प्लस 2.5 w, y प्लस w, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से कितना हो जाएगा, ये हो गया 2.5 2.5 5, नहीं ये तो ऐड तो नहीं होगा क्योंकि एक y है एक w है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2.5 y प्लस 2.5 w डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1 बाई वाई प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2.5 कॉमन ले लो, y प्लस डब्ल्यू 1.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5 वही आंसर आ गया, यानी कि 5/3। बट इतना क्यों करें, इतना हमें करना नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि हमें लिख के नहीं दिखाना है ना, तो इसीलिए प्रॉपर्टीज वगैरह देखो याद भी रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में प्रॉपर्टीज का पूछ सकता है, ठीक है। हमें ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दिया जहां हमें प्रॉपर्टी यूज करके ही करने से हो पा रहा है, तो प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है। ऊपर से ये कितना लेंदी मेथड है, ठीक है, इसमें करने का क्या जरूरत है, तो बेटर ये है कि हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही आसानी से आंसर निकल जाएगा। 11 का आंसर हम लोग का सी होगा, ठीक है। फिर 12th नंबर में देखो क्या बोला है, इसमें बोला है कि इफ 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x, इक्वल 3/4, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है वैल्यू ऑफ x इज टू वाई, x इज टू वाई कितना होगा ये फाइंड आउट करके बोलने बोला, ठीक है। तो बोलो कैसे निकालोगे इसको, कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो की बात करोगे। 4 into 5x minus 3y. मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ही आंसर आ जाए। चलो देखो कितना आता है, 20x माइनस 12y 15y माइनस 9x, ठीक है। अब x x एक साइड में रखो और y को एक साइड में रखो, तो देखो कितना आता है, 29x 27y, तो बोलो x बाई वाई कितना होगा, x इज टू वाई का मतलब तो x बाई वाई 1, तो x बाई वाई कितना होगा, बोलो कितना कितना लिखो, 27/29. 27/29 होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, इसे 29/27 लिख देते क्योंकि वो x के साथ था ना, वैसे नहीं चेक करना है हमें, ऐसे देख लेना है कि अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 29, तो हमें 29 इंटू एक्स ही करना पड़ेगा ना। तो x इज टू वाई कितना आंसर हो जाएगा फिर 27:29, ठीक है। तो देखो ऑप्शन कौन सा वाला मैच होता है, अच्छा आंसर होगा नन ऑफ दिस, मतलब डी, ये आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब 13 नंबर में देखते हैं क्या बोला है, a is to b 3 is to 2 b is to c 3 is to 5 a is to b is to c कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन में बोला है a is to b 3 is to 2 b is to c 3 is to 5 a is to b is to c कितना होगा, बोलो कैसे कैलकुलेट करोगे। मैम इसको ए बी 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 एंड बी सी,
ए बी मीन्स ए बाई बी করব। हाँ हाँ তারপর बी बाय बी। बी बाई बी। हाँ अच्छा देन बी बाय सी। বি বাই সি। हाँ তারপর ভ্যালুগুলো লিখবো। ভ্যালু গুলো লিখতে হবে এরপর। 3/2 বি বাই বি কে কি লিখবো? मैम 2 और इधर 3 मतलब आई मीन 2/3 2/3। আর এটা আচ্ছা 3/5। 3 কেন? ম্যাম আচ্ছা এদিকে একটা 3 ভ্যালু আর ওদিকে একটা 2 নিয়েছো তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा तो a is to b is to c कितना होगा समझा देते हैं ये वाला। ठीक है बताओ a is to b is to c कितना होगा? सही हो रहा है बोलो। is to b is to c। लेकिन b का देखो दो वैल्यू 9 आ गया ना। है बोलो। हाँ अच्छा दो मैम। वैल्यू आने से तो नहीं होगा ना, एक वैल्यू होना पड़ेगा b का तभी तो আচ্ছা आंसर। আচ্ছা ম্যাম যদি মানে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট সংখ্যা নিয়ে দুটোর মধ্যে যদি মানে গুণ করে নিয়ে দুটো হ্যাঁ হ্যাঁ গুণ করো দুটো ঠিকই বলেছো, হ্যাঁ ওইটা করলেই হবে। এই হ্যাঁ এই মানে এই দুটো থাকলেই হবে, গুণ করো তাহলে দুটোতেই হয়ে যাবে, তিনটে হ্যাঁ করার মানে দরকার নেই। বলতে চাইছি যে ওই যে 2 আর 3 রয়েছে, এবারে হুম এই দুটোকে যদি করে দেওয়া হয় তাহলে হুম মানে 2 আর 3 6 হয়ে যাচ্ছে। তাহলে সেই হিসাবে ক্ষেত্রে দুটোর মধ্যে মানে একটা মিল হয়ে যাচ্ছে বি এর। ওটাই করতে হবে, ওটাই করতে হ্যাঁ হবে। হ্যাঁ করো মানে হয়ে যাবে। ঠিক আছে। হ্যাঁ বলো দেবাশ্রীতা আনসারটা বলছিল। 9 is to 6 is to 10। 9:6:10 ऐसे ही करना है। देखो यहाँ हमें क्या करना है, देखो ए का इंडिविजुअल वैल्यू हमारे पास है, सी का भी है, लेकिन बी का दो वैल्यू है, लेकिन हम लोगों को दो वैल्यू से तो काम नहीं होगा ना, हमें ए टू बी टू सी निकालना है। बी का ऐसा वैल्यू लाना पड़ेगा जो दोनों जगह पे कॉमन हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो सिंपल, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो हमें कुछ ऐसा डेटा मल्टीप्लाई कर देना चाहिए जिससे दोनों में सेम आंसर है। जैसे कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ 1 किया और यहाँ पर मान लो हम लोगों ने 2 लिया, ठीक है, मान लो 1 किया, अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देख लो, 1 किया, अब यहाँ पर भी मुझे क्या लाना है, 2 ही लाना है, लेकिन 3 के साथ ऐसा कोई डेटा नहीं है जो मल्टीप्लाई करके हम लोग 2 ला सकते हैं। ठीक है, करोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा 2/3 करना पड़ेगा। ठीक है, 2/3 करने से 2 आएगा। ठीक है, अब नीचे भी फिर 2/3 कर सकते हो, बट उसमें क्या होगा ना, हमारा पॉइंट पॉइंट में आंसर आ जाएगा या फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हमें इस तरीके का चीज अवॉइड करना चाहिए कि हम लोग फ्रैक्शन वगैरह क्यों ले, हम लोग सिंपल तरीके से करेंगे। वैसे भी होगा ठीक है, लेकिन हमें सिंपल तरीके से करना चाहिए। अच्छा अगर यहाँ 2 लेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 3 में सिंपल डेटा, मतलब हम बोल रहे हैं फ्रैक्शन यूज ना करके हम लोग 3 में ऐसा कोई डेटा है क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, नहीं होता है। अच्छा तो इसमें देखो नेक्स्ट, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके देखो, अब होगा, यहाँ 6 हो गया, अब इसमें सिंपल 2 कर दो, ये 6 हो जाएगा। मतलब हमें ऐसा डेटा लेना चाहिए जिसमें कैलकुलेशन हमारा आसान हो, तो ऑपोजिट मल्टीप्लाई कर दो ना, तभी तो हो जाएगा। देखो इसमें 6 हो गया, इसमें भी 6। अब हमें क्या होता है रूल्स, कि हम लोग ओरिजिनल डेटा को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो नीचे अगर 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3। नीचे मैंने 2 किया है तो यहाँ भी मुझे, ऊपर 2 किया है तो यहाँ भी मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो गया 9। अब बी का मुझे एक सिंगल वैल्यू मिल गया, तो 9:6:10 इस तरीके से कर ली। ठीक है, ऐसे होना चाहिए এভাবে হবে। तो ये हो गया हमारा ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा फिर 14th वाला देखो, बोल रहा है कि x/2 y/3 z/7 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ 2x - 5y + 4z डिवाइडेड बाय 2y कितना होगा। ठीक है, हम लिख देते हैं, क्वेश्चन बोला है x/2 इक्वल y/3 इक्वल z/7। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है 2x - 5y + 4z डिवाइडेड बाय 2y, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम एक हिंट्स दे देते हैं, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। देखो ये सभी, इसका वैल्यू भी जितना आएगा, इसका भी उतना है, इसका भी उतना है, तो हम लोग इसको k मान सकते हैं। ठीक है, हाँ मैम कांस्टेंट जो वैल्यू k। कांस्टेंट का जो पार्ट बोला था वही होगा। हाँ तो k मान के करो, आंसर आ जाएगा। बोलो कितना आ रहा है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, पहले तुम लोग आंसर निकाल के मुझे बताओ कितना। 17/6।
17/6 ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये देखो x 2k y 3k क्रॉस मल्टीप्लीकेशन z 7k। अब इस वैल्यूज को पुट कर देंगे, 2 इंटू 2k माइनस 5 इंटू 3k प्लस 4 इंटू 7k डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3k, 4k 15k 28k 6k। तो 4 माइनस 15 -11 और प्लस 28 मतलब 17k बाई 6k। के कैंसिल, तो 17:6। देख लो ये आंसर आ रहा है कि नहीं, 17:6 ये आंसर होगा हम लोग का, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा आंसर। अच्छा, तब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, हुआ है तो x:y, 2:3, y:z, 4:3, x:y:z। अभी जैसा क्वेश्चन किया था ना ABC वाला, वैसा ही x:y है 2:3, y:z है 4:3, x:y:z हमें फाइंड आउट करने मिला। तब अभी जो ABC किया ना सेम वैसे ही, ये ABC वाला सेम ऐसे ही। 8:12:9. 8:12 x/y 2/3, y/z 4/3। ठीक है, तो हम लोग ऑपोजिट डेटा मल्टीप्लाई करने से ही होगा, यहाँ 4 कर दो यहाँ 3 कर दो, ज्यादा ढूंढने का जरूरत नहीं है। तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अब अगर यहाँ 4 मल्टीप्लाई हुआ है तो डेटा अनचेंज रखने के लिए यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 3 हुआ है तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आंसर हो गया 9। अब x:y:z ये हो जाएगा 8, 12 और 9। सेम था उसके आगे जो 13 नंबर वाला क्वेश्चन किया, ये बिल्कुल सेम है। 8:, अच्छा इससे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई तो नहीं होगा। अच्छा तो फिर डी ऑप्शन है, 8:12:9 होगा क्या, सिंप्लीफाई नहीं, किसी भी डेटा से तो नहीं होगा, तो ये डी हो जाएगा ना, ना। अच्छा, बोल रहा है कि डिवीजन ऑफ 750 into 3 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। मतलब हमें बोला है कि ₹750 है, ठीक है, इसे हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, और उसमें रेशियो क्या यूज करना है, 4:5:6। 4:5:6 इस रेशियो में मुझे इस पैसे को डिवाइड करना है। तो देखो आंसर दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको डिवाइड कर दो रेशियोज में, या फिर ऑप्शन में ढूंढो कि किसका आंसर 4:5:6 है। मतलब मेरा बात समझ में आया कि नहीं, देखो अगर हम लोगों का डिवीजन 750 का ये ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है, ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल, पहला बात है डी तो होगा ही नहीं आंसर। ओ मुझे लगता है ना ये डी इधर जाना चाहिए था, ये यहाँ आ गया है 8:12:9, ये मिस प्रिंट हो गया, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, डी नन ऑफ दिस वाला, ठीक है। तो जो भी हो आंसर तो मैंने डी किया है, तो वो 8:12:9 ये ऊपर जाएगा तो भी हो जाएगा, ये मिस प्रिंट है थोड़ा, ठीक है। तो जो भी हो हमारा तो क्वेश्चन हो गया, वो मिस प्रिंट है उसका छोड़ो। अब यहाँ पर देखो दो तरीके से आंसर दे सकते हो, या तो उसे सॉल्व कर लो, या फिर देखो कि ये कौन किस चीज का ऑप्शंस दिया हुआ है कि 750 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने से आइदर ये या फिर ये होगा, या फिर आंसर नन ऑफ दिस होगा। तो मुझे बोलो कि इसमें से कौन से ऑप्शंस का रेशियो 4:5:6 है, वही मेरा आंसर हो सकता है। तो बोलो कौन से ऑप्शन है कोई ऐसा ऑप्शन जिसका रेशियो करेंगे तो 4:5:6 आए। Option A. ऑप्शन ए, वो तो करके देखना पड़ेगा ना। ये देखो 200
250 और 300, इसका रेशियो करो। तो फिर देखो ये हो गया 20, हम एक एक जीरो हटाते हैं, 25 और 30, 5 से सॉल्व करो, 5 4 20, 5 5 और 5 6, 4:5:6 इस पे हो रहा है। तो इसका मतलब आंसर मेरा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है करने का, बाकी इसको अगर तुम लोग सॉल्व भी करोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, दोनों प्रोसेस में लगभग सेम टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे करोगे, 4 बाई कितना हो जाएगा, 5 बाई कितना होगा, 6 बाई कितना होगा, बोलो। 4 बाई 15. और ये भी 15 और ये भी 15, तो 750 को 4 बाई 15, तो 750 डिवाइडेड बाई 15, 15 5 इंटू 200। हाँ ठीक है, ये वाला 250 हो जाएगा, करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हाँ सर आंसर तो हम लोग का 50 आ रहा है ना, 50 इंटू 5, 50 इंटू 6, 3 है। हाँ 300 ठीक है, तो ये ऐसे हो किया गया। मैम। हाँ, ऐसे कर सकते हो, बट कोशिश ये करना है, क्योंकि हमारा एग्जाम पैटर्न तो एमसीक्यू है ना, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। ठीक है, बाकी इसमें देखो कैलकुलेशन अगर जल्दी कर पाते हो तो ये मेथड भी जितना टाइम लेगा लगभग ये भी उतना ही टाइम ले लेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी मेथड से करो, कोई फर्क नहीं। फिर यहाँ 17th नंबर देखो। ठीक है, 17th नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर। 3 लोगों का एज का टोटल है 150। 10 years ago their ages were in the ratio of 7:8:9, their present ages are। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस है ये प्रेजेंट एज का है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हो एक्स वेक्स मान के, लेकिन हम लोग वैसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में आंसर देना है। तो अब हमें क्या देखना है कि क्या आंसर से हम लोग आंसर दे सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिमाग में सेट करो कि ये ऑप्शंस जो दिए हुए हैं आंसर, तो ये किस चीज का आंसर दिया हुआ है, वो तो पढ़ने से ही पता चलेगा ना। पढ़ के मुझे बोलो ये किस चीज का आंसर दिया हुआ। 7:8:9. प्रेजेंट एज का आंसर दिया हुआ। 7:8:9 तो एज का रेशियो है। हम ये पूछ रहे हैं ये ऑप्शंस जो दिया हुआ है ये किस चीज का आंसर दिया हुआ, ये तो मैम प्रेजेंट का। प्रेजेंट एज का। ठीक है, तो हम कोई भी एक ऑप्शन लेते हैं ट्राई करने के लिए कि ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा कि नहीं। तो ऑप्शन ए में आंसर है 45, 50, 55। ठीक है, ये दिया हुआ, ये प्रेजेंट एज है तीनों लोगों का। ठीक है, अच्छा अब मुझे इससे हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि ये मेरा आंसर होगा कि नहीं। हमें बोला है कि 10 years एगो उनका एज का रेशियो था 7:8:9। तो पहले बोलो कि इसका 10 साल पहले कितना एज था और इसका 10 साल पहले कितना। ये तो 3 लोग है ना, 3 लोगों का एज है, ये 3 लोग बना दिया। ठीक है, मुझे बोलो 10 साल पहले इनका एज कितना था, 10 मैम 30. years एगो 35 40 और 45। है। तो देखो ये हो जाएगा 35, सबसे क्या करोगे, -10 -10 -10 कर दोगे। जैसे तुम लोगों से अगर पूछा जाए 10 साल पहले तुम लोग का एज कितना था, तो अभी जिसका जितना भी एज है उससे 10 माइनस करोगे ना, 40, और ये हो गया 45। तो ये 10 years एगो वाला एज आ गया। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज बोल रखा है कि 10 years एगो जो एज था उसका रेशियो है 7:8:9। क्या इसका रेशियो 7:8:9 होगा, चेक करो, मतलब चेक करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता। हाँ मैम हो 7 रहा 8 है, 9 होगा। होगा, क्योंकि ये हम लोग कितने से कैंसिल आउट करें, 5 से। 5 से। तो 7:8:9 हो गया। तो मेरा आंसर फिर इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, बिना एक्स वेक्स लगाए हम लोग कर सकते हैं। तो आंसर से इस तरीके से देना पड़ता है, तो उसके लिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी नॉर्मली जिनको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, मतलब अगर ऐसा कोई कोर्स हुआ जिसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ नहीं करना है ना, तो यहाँ इसी प्रोसेस में सीखना है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर 100 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। नहीं तो हम बोलते कि ऐसे करो कि अभी इनका एज 10 years एगो जो इनका एज है वो है 7x 8x 9x। ठीक है, और हमें बोला है कि इनका अभी का एज का टोटल 150 है, तो हम बोलते हैं 7x में अभी का एज 7x + 10, 8x + 10, 9x + 10। अब ये मत सोच लो कि उसमें माइनस किया इसमें प्लस किया, ये प्लस तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे तो एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना। तो अगर मेरा अभी का एज का टोटल 150 है तो आज का एज कितना है, अगर 10 years एगो एज था 7x 8x 9x, तो
प्रेजेंट एज कब है, आफ्टर 10 इयर्स, तो आफ्टर 10 इयर्स ये हो जाएगा, और ये तीनों का एडिशन हमें क्वेश्चन में बोल रखा है 150, फिर हमें ये सॉल्व करके एक्स निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हम एक दिखा देते कैसे निकलेगा, 7x 8x 9x, ये तीनों को ऐड करने से हो जाएगा कितना, 3 7 होने से 21 21 22 23 24 होगा आई थिंक, 24x प्लस 30 इक्वल 150, तो 24x इक्वल टू हो गया 120, तो x इक्वल टू हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 24, 5 आ गया, ठीक है। तो ये 5 आ गया, तो x का वैल्यू 5, तो हमें पूछा है कि 10 ईयर्स एगो इनका एज कितना था, तो 7 इंटू 5 और 8 इंटू 5 और ये हो जाएगा 9 इंटू 5, ठीक है। तो ये देखो 9 इंटू 5 45, ठीक है, 8 इंटू 5 40 तो नहीं आया, तो कुछ गलत हो गया होगा मेरे से, टोटल रुको देखते हैं, कुछ तो गलत कर दिया है मैंने, टोटल 7x 8x 9x, 10 years ago their ages were in the ratio +10 +10 +10 +10, तो ये हो जाएगा 10 10 10 30। अच्छा मेरा ये गलत हुआ होगा, 7 8 और 9 टोटल करते हैं, 7 8 और 9 24 ही हुआ है। अच्छा 24 माइनस 150, 150 माइनस हाँ 24, सॉरी 30, 150 माइनस 30, तो ये हो गया 100, कैलकुलेटर को क्या हो गया, 120 डिवाइडेड बाई 24, तो ये आंसर आ जाएगा 5, तो 7 इंटू 5, अच्छा हमें प्रेजेंट एज पूछा है, तो 7 इंटू 5 ठीक है, मेरा सही आया, 7 इंटू 5 35, ठीक है, 8 इंटू 5 40 और 9 इंटू 5 45, लेकिन ये तो हमारा 10 इयर्स एगो वाला एज था, और करंट एज कितना है, +10 +10 +10, सभी में +10 हो जाएगा तो 45, इसमें +10 हो जाएगा तो 50, इसमें +10 हो जाएगा तो 55। बोलो ये समझ में आया, मतलब एक्स मान के जो करते, बट वो समझना नहीं है, अगर नहीं आया देन ओके कोई बात नहीं है, लेकिन एक्स मान के करोगे तो इस तरीके से होगा, बट एक्स मान के में करना नहीं है, वो ज्यादा टाइम लेगा। बोलो एक्स वाला समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं आया। Yes, sir. क्या सबको नहीं, किसे सबको नहीं समझ में आया क्या एक्स वाला, बोलो, अगर मैंने ये बताया तो हम सिखा देते एक बार, बाकी एक्स मान के में करने का जरूरत नहीं है, हम लोग आंसर से ही देख लेंगे ऑप्शंस, नो डाउट। देखो लेकिन इसमें बहुत झमेला है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि ये सब में तुम लोग एक्स वेक्स मान के करो, ठीक है। 18 नंबर पे चलते हैं। बोल रहा है कि द नंबर 14 16 35 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, बोल रहा है ये चार नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई क्वेश्चन बोल रहा है प्रोपोर्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शन में कब होता है, नंबर्स प्रोपोर्शन में कब होता है, हम लोग किसी भी नंबर को प्रोपोर्शन में है कब बोलेंगे, बोलो, प्रोपोर्शन के स्टार्टिंग में ही लिखवाया है, कॉपी देख के बताओ, घर पे तो पढ़े नहीं हो तो फिर कॉपी देख के बताओ। और अगर लिखे भी नहीं हो तब तो क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, दिखाएंगे लिखा हुआ है। मतलब चैप्टर पढ़ रहे हो, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं, वो अगर हमें नहीं पता, ये तो क्या बोलें? किसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, बोलो, यहाँ से देख के बोलो, अगर कॉपी में नहीं लिख रहे हो, मैंने जो, हम बार बार बोलते हैं क्लास में, हम जो भी लिखवाएंगे तुम लोग को लिखना है, अगर हम कुछ मेंशन करते मत लिखो तो ही नहीं लिखना है, और अगर नहीं लिखोगे तो फंस जाओगे, हम पहले ही बोल रहे हैं, एग्जाम टाइम में फंसोगे, इतना सारा डेटा लेके कुछ नहीं कर सकते हो। बोलो प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं, अगर वो नहीं समझ में आएगा तो इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, कर ही नहीं सकते। ম্যাম আপকে মানে প্রপোজনের প্রথমে যেটা বলছিলেন ওটা বলছেন?
প্রপোর্শন কাকে বলে যখন দুটো রেশিও if two ratios are equal to each other then Hmm. this is called কি বলে এটাকে proportion। प्रोपोर्शन। तो दो रेशियो अगर आपस में बराबर है तो ही उसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे। बोल रहे द नंबर्स दीस आर नॉट इन प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है, इसका रेशियो करेंगे तो ये रेशियो क्या नहीं होगा, মানে সমানুপাত কি বলে समान proportion। হবে না। हाँ হ্যাঁ समान সমান হবে। হবে না। तो ये चारों नंबर का अगर हम लोग रेशियो करेंगे तो ये आपस में समान नहीं होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा। फोर्थ হ্যাঁ ম্যাম टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन। है बोलो। ওটাই মানে করছিলাম ওই জন্য আপনার সাথে কথা বলতে পারছিলাম না, মানে এটা মানে করছি কিন্তু অ্যান্সারটা ঠিকঠাক হচ্ছে না। ठीक है सर हेल्प करছি। तो बोल रहा है कि द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन, बोल रहा है फोर्थ टर्म जिसके लिए प्रोपोर्शन बन जाएगा, मतलब कौन से टर्म के लिए प्रोपोर्शन नहीं बन रहा है। हम फिर से बोल रहा है फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन, फोर्थ टर्म इसमें से कौन सा होने से ये प्रोपोर्शन में बन जाएगा, मतलब ये चार नंबर प्रोपोर्शन में नहीं होने का रीजन कौन है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म। 42 fourth term। फोर्थ टर्म, ठीक है, क्योंकि वही तो बोल रहा है ना, মানে এখানে বলছে কি ফোর্থ টার্ম যার জন্য এটা প্রপোর্শন হবে, তার মানে ফোর্থ টার্মটাই প্রবলেম, ওটার জন্যই প্রপোর্শন হচ্ছে না। তাহলে ফোর্থ টার্মটা হয় আমাদের 45 হলে প্রপোর্শন হবে, अदरवाइज 40 होने से होगा, अदरवाइज 32 या फिर इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो कैसे समझोगे, तो प्रोपोर्शन में कैसे करना है, लगातार चार नंबर दिख रहा है तो पहले ऐसे करोगे ना 14:16, पहले दो नंबर का प्रोपोर्शन निकालोगे, जो नंबर कंटिन्यू फॉर्म में रहेगा, मतलब एक के बाद एक है तो वैसे ही करेंगे। तो पहला 14:16, ठीक है, ये देखो 14:16 इक्वल होना चाहिए हम लोग का 35:42, लेकिन ये नहीं होगा बोल रहा है, वो देखो दिख भी रहा है, चेक करके देख लो, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। इसका रीजन कौन है, 42 इसका रीजन है। कैसे पता चला, क्योंकि बोल रहा है कि फोर्थ टर्म जिसके लिए ये प्रोपोर्शन बन जाएगा, तो ये 42 की जगह या तो 45 होने से होगा, या तो 40 या तो 32। तो पुट कर करके देखो ना, क्या 45 होने से होगा, चेक करो। इसको पहले सिंप्लीफाई करो, क्योंकि इसमें तो कोई इश्यूज नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आएगा, 2 से करो। 7:8, मतलब मेरा भी इधर 7:8 आने से आंसर होगा। तो मुझे बोलो तो अगर मेरा 35:7 कब होगा, आंसर छोड़ो, हम लोग ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, बिना ऑप्शन देखे भी दे सकते हैं। मुझे बोलो अगर इधर 7:8 है तो इधर भी 7:8 होगा, तब ना इक्वल होगा। तो मेरा 35:7 कैसे बनेगा, कितने से डिवाइड करने से 35:7 बनेगा, 5 से। 5 से, ठीक है, तो अगर 5 से डिवाइड किया तो 7 बन गया। तो इधर 8 आएगा, तो इधर भी ये अगर 5 से डिवाइड होगा, ये टर्म भी तो 5 से डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होके 8 आना चाहिए, तब जाके इक्वल होगा। तो मुझे हाँ। बोला यहाँ कितना होने से 8 40 आएगा, 40, ठीक है। तो वही तो पूछ रहे हैं, तो हमें आंसर का भी जरूरत नहीं, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। तो आंसर हो ম্যাম जाएगा बी। হ্যাঁ ম্যাম আমি মানে ভুল একটু ভেবেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম ওই 42টাকে মানে টোটালটাকে কনস্ট্যান্ট ধরে আমি কে ধরে করছিলাম, তো মানে কেটেছিলাম, কিন্তু 5 7 35 মানে আমি 7 করেছি ওপরে, কিন্তু নিচে দেখছি 42 আসছে। এবার যার জন্য আসছে না, আমি ওই জন্য বাকিগুলো দিয়ে আমি ট্রাই করে দেখছিলাম যে কোনটাতে 8 আসছে, ওই জন্য হ্যাঁ দেরি হলো। ওটা, হ্যাঁ ওটা করতে পারো, ওইভাবে করলে একটু সময় লাগবে, কিন্তু এইভাবে একটু করলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তুমি একটু লম্বা প্রসেস নিয়ে নিয়েছো, মানে হ্যাঁ ম্যাম। প্রত্যেকটা দিয়ে দেখে দেখে করছো, ওই জন্য একটু টাইম লেগে যাচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है कोई बात नहीं, बट हमें धीरे धीरे ऐसा माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे करके इसको थोड़ा जल्दी कर पाए, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी चैप्टर। तो ये देखो, ये तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, बाकी वैसे एक एक पुट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी ना हो एग्जाम में तो लेंदी प्रोसेस में ही जाओ, लेकिन करके तो आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बोल रहा है इफ x by y z by w implies y by x w by z then the process is called। हम लिख देते हैं, देखो यहाँ पर बोला है x by y इक्वल z बाई डब्ल्यू, ये बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। इम्प्लाइज, इम्प्लाइज मतलब ये होता है, ये वाले साइन को, मतलब ऐसे ऐसे टाइप का साइन होता है, ऐसे इम्प्लाइज, ऐसे टाइप का, ठीक है, वो एरो जैसा ही होता है, ठीक है। इम्प्लाइज मतलब बता रहा है, ये ऐसे जैसा होता है इम्प्लाइज। यहाँ पर बोला है y बाई एक्स इक्वल डब्ल्यू बाई जेड, y बाई एक्स
W बाई Z। तो ये जो मेथड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, अल्टरेंडो, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें से तुम लोग को बताना है कि कौन सा होगा। अब उसके लिए लेकिन ये सभी मेथड्स तुम लोग को याद होने चाहिए कि किसमें क्या होता है, तो ही बोल पाओगे। ठीक है, हम एक बार दिखा देते हैं। देखो क्या क्या पढ़ा था। इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो में क्या होता है, मिडिल वैल्यू चेंज होता है। जैसे ए इज टू बी था, सी इज टू डी था, तो ए इज टू सी और बी इज टू डी हो जाएगा, ठीक है। आप ये देख सकते हो। फिर बोला है कॉम्पोनेंडो में ऐसे ऐड होता है और डिविडेंडो में ऐसे माइनस होगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में ऐड और माइनस दोनों चीज होगा, और एडेंडो में तो ऐसे ईच टर्म, सबट्रेंडो में ऐसे ईच टर्म ऐसे करके होगा, माइनस करके, ठीक है। तो अब मैंने जो तुम लोग को क्वेश्चन दिया, मतलब जो है हम लोग का क्वेश्चन यहाँ करने के लिए दिया है, तो उसमें कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। तो उसमें बोलो कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का होगा। हमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, हमें दिया है डिविडेंडो, ठीक है, कॉम्पोनेंडो और अल्टरेंडो। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में तो एक प्लस और माइनस वाला बात था, बट देखो यहाँ तो कुछ प्लस माइनस दिख नहीं रहा है, ठीक है। और एक बोला है हम लोग को अल्टरेंडो, अल्टरेंडो में मिडिल वैल्यू चेंज होता है। तो ये कैसे बना है, ये देखो ऐसे नहीं बना है। ये x इज टू वाई इक्वल टू जेड इज टू डब्ल्यू अगर है, तो ये इंप्लाई कर रहा है y इज टू एक्स इक्वल टू डब्ल्यू इज टू जेड। तो अल्टरनेटिव में तो मिडिल वैल्यू चेंज होगा, तो मिडिल वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। मिडिल वैल्यू में चेंज ये का मतलब y की जगह z, z की जगह y। हाँ बोलो ये क्या आंसर। नन ऑफ दिस होगा मैम। हाँ हाँ, ये वाला नन ऑफ दिस होगा, किसी भी चीज के साथ नहीं टैली हुआ, ये हम लोग का नन ऑफ दिस है। 20, if p by q r by s equal p minus r q minus s the process is called, ठीक है। तो p by q r by s इक्वल बोल रहा है p माइनस r और q माइनस s। हम एक बार देख लेते हैं, शायद ये हाँ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम ऑप्शन दिखा देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में बोला है सबट्रेंडो, एडेंडो, इन्वर्टेंडो, नन ऑफ दिस। तो इन्वर्टेंडो का मतलब तो मिडिल वैल्यूज चेंज होता है, तो क्या इसमें ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ तो बोल रहा है कि माइनस हुआ है, तो देखो यहाँ मिडिल वैल्यू तो चेंज वेंज क्या होगा, ये तो माइनस हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इन्वर्टेंडो तो नहीं होगा, एडेंडो भी नहीं होगा, प्लस है। तो या तो नन ऑफ दिस होगा या तो सबट्रेंडो होगा, ठीक है। तो सबट्रेंडो का क्या रूल्स था वो देख लो, तो फिर समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ए होगा कि डी होगा। सबट्रेंडो में क्या था। मैम सेप्टेम्बर में तो सबका जो पहला मतलब डिजिट है वो हम्म, माइनस में होगा, मतलब तो अगर इसमें भी एज। तो देखो पहला डिजिट ही तो माइनस हुआ, पहला टर्म ही तो माइनस हुआ, हाँ, और डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म माइनस। সেকেন্ড টার্ম মাইনাস, তো ডিভিডেন্ডই হবে। ডিভিডেন্ড হতে তো একটা মাইনাস হয়, দুটো হয় না। ডিভিডেন্ড হতে শুধু লবটা মাইনাস হয়, মানে এটাকে কি বলে, न्यूमरेटर। ओनली न्यूमरेटर माइनस होगा, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा। तो फिर कौन सा होगा, सबट्रेंड ही तो होगा, সাবটেন্ডো। है ना। जितने सारे टर्म है फर्स्ट वाला वो माइनस होगा, डिवाइडेड बाय जो सेकंड टर्म है वो भी माइनस होगा, तो ये सब ट्रेंड हो जाएगा। 20 का आंसर हम लोग का हो जाएगा फिर ए, ठीक है। ये सब ट्रेंड हो गए और ये सब बराबर हो जाएंगे ना, ये माइनस करने से फिर हम लोगों ने क्या लिखा था वहां पर कि ईच टर्म, कोई भी टर्म उठा लो, इक्वल टू इसके साथ बराबर होगा। तो देखो हमें क्वेश्चन में तो वही दे रखा है कि दिस वन टर्म इज इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो वही बोल रखा है। तो इसमें आंसर हम लोग का ऑप्शन ए, ठीक है। 21, 21 में देखते हैं क्या बोला है। 21 में बोला है ए बाई बी सी बाई डी इम्प्लाइज, ठीक है। तो हम एक बार लिखते हैं ए बाई बी सी बाई डी इम्प्लाइज। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, बोल रहा है कि ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। अगर ऐसा होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो इसमें प्लस भी है माइनस भी है। सबसे पहले ये सोचो प्लस माइनस दोनों वाला प्रोसेस कौन से वाले मेथड में था, हम दिखा देते हैं। अगर कॉपी में नहीं लिखे हो तो अभी देखो, बाद में जरूर लिख लेना। तो देखो यहाँ पर किसमें है, प्लस भी है माइनस भी है। देखो इसका इसका ये वाला होता है, ठीक है। अगर ये है तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो देखो प्लस भी है माइनस भी है, ये कौन से वाले जगह पे है, इसका ये वाला है কম্পোনেন্ডো। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड।
प्लस हाँ भी है अभी माइनस भी है ना, कॉम्पोनेंट हाँ और डिविडेंड, लेकिन हाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस होना चाहिए। अब देखते ম্যাম हैं कि हाँ बोलो। হ্যাঁ ওটা তো এরকম ভাবে হয় যে এ প্লাস বি বাই বি, আর যদি এ মাইনাস বি বাই বি করি তাহলে আবার ওদিকেও সেম হবে, মানে যেটা নিচে থাকবে নিচের টার্মটা উপরের সঙ্গে একবার অ্যাড হবে, একবার ডিভিশনে আসবে। तो ये वैसे ही बना हुआ है। হ্যাঁ, আর तो টোটালে फिर বেসিক যদি আছে এ প্লাস বি বাই এ মাইনাস বি আর সি প্লাস ডি বাই সি মাইনাস सी ডি। माइनस डी सही है। হ্যাঁ। तो इसका मतलब ये वाला आंसर क्या हो जाएगा फिर, सी होगा। হুম। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड प्रोसेस ही दे रखा है, तो आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। अच्छा, अब 22 में देखो u बाई v w बाई p, तो u बाई v w बाई p, then u minus v divided by u plus v, u minus v divided by u plus v equal w minus p डिवाइडेड बाय W प्लस P दिया हुआ था, ठीक है। W प्लस P द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर भी ना प्लस माइनस है, ठीक है। तो ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो तुम लोग मुझे बोलो कि ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, पहले देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। तो ऑप्शन है ना, नहीं है, इन्वर्टेंडो है, ऑल्टरेंडो है, एडेंडो है, नन ऑफ दिस है। तो बोलो क्या आंसर, নান অফ দিস होगा मैम। नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। और अगर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होने से क्या ये आंसर होता, मतलब नहीं अगर होता। मान लो नहीं होता, क्योंकि नहीं, क्योंकि ऊपर वो प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। माइनस और होता है, हाँ, और इसमें उल्टा मतलब उल्टो दिया देवा हुआ है। আছে। उल्टा दिया से, ये उल्टा दिया हुआ है, ये किसी भी प्रोसेस के साथ नहीं जाता है। इसका आंसर नन ऑफ दिस ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला है 12 16, यहाँ स्टार दे दिया है, 20 आर इन प्रोपोर्शन देन स्टार, स्टार का वैल्यू क्या होगा। अब देखो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो या फिर थोड़ा दिमाग लगा के ऐसे भी सोच सकते हो कि 12:16 होगा इसका मतलब, और इधर वो स्टार:20 होगा, ठीक है। तो 12:16 को सिंप्लीफाई करके ये स्टार का वैल्यू जैसे भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सोचा था वैसे कर सकते हो, या फिर एक्स मान के ऐसे कर लो 12/16 x/20, या k y p जो मानना है मान के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल सकते हो। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3:4। तो इधर 4 लाने के लिए मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो इधर 3 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करने से तो वो नंबर कितना होना चाहिए जिसको हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो मुझे 3 मिलेगा, तभी तो मेरा मैच हो जाएगा। तो यहाँ से चेक करते हैं ना, कुछ है क्या ऐसा नंबर। ম্যাম 15 হবে। है 15 होगा, चले हाँ 3, ठीक है, हो गया। तब देखो सॉल्व से जल्दी ऐसे हो जाएगा, बाकी सॉल्व भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व सॉल्व कर भी होगा सकते हो, मैम। ठीक है। 23 वाला ये देखो, 23 में ऐसे हो जाएगा। मैंने तो ऑप्शन से ही आंसर निकाल दिया, तुम लोग कोशिश करो कि इस तरीके से ही करो, ठीक है। सॉल्व का थोड़ा अवॉइड करने से ही बेटर है, ज्यादा टाइम जाता है। ये रहा 20, बाकी कर सकते हैं तो हम दिखा देते हैं 16 × k। और वो तो देखो दिमाग का खेल है, सही, ठीक है, उसको यूज करो दिमाग को, तो फिर कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। बाकी ये कैलकुलेटिव तरीके से हो सकता है। ये आ गया 15, ठीक है, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सी, नहीं तो हम तो ऐसे बोल रहे 12:16, यहाँ पर स्टार:20, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और ये 4। तो मुझे यहाँ पर भी 4 लाना चाहिए तब ना प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ 4 लाने का मतलब यहाँ 5 से डिवाइड, तो यहाँ पर जो डेटा है उसको 5 से डिवाइड करने से 3 आना चाहिए, वो डेटा क्या होगा, 15 होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 15 लिखते हैं तो वो 5 से डिवाइड करने से 3 हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसा और एक क्वेश्चन दिया है 24, बोला है 4 स्टार 9 13.5 आर इन प्रोपोर्शन, तब स्टार का वैल्यू कितना हो। अब इसमें पॉइंट पॉइंट है तो तुम लोग सॉल्व भी कर सकते हो, अगर नहीं कर पाओगे सिंपल कैलकुलेशन के तरीके से तो फिर सॉल्व करके बता दो कितना हो। बोलो कितना आंसर आ रहा है। मैम 6।
तो 6 ए, ऑप्शन ए, ठीक है। 13.5 को हम 13.5 कर ले, 13.5 होता है करके देख सकते हो। 13 इंटू 2 26, 26/2 करके देख लो कैलकुलेटर पे। 26 सॉरी 27 हो रहा है ना, 27/2, ये देखो 13.5 होगा, ठीक है। तब ये हो गया 4/स्टार, हम स्टार ही रख रहे हैं, तुम लोग के लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो। तो स्टार इंटू 9, 13.5 इंटू 4, तो स्टार हो जाएगा 13.5 इंटू 4/9। अभी ये करने से जितना आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा, तो 6 आना चाहिए, तो ये हो गया 6, ठीक है। लेकिन देखो सॉल्व करने से लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन है। तो हम इसको बिना सॉल्व किए कैसे निकाल सकते थे? यहाँ 4:, स्टार है, ये है 9:13.5, ठीक है। अब इसमें तो थोड़ा डिफिकल्टीज होगा ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर भी देखते हैं कि किसी तरीके से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा डेटा लाना पड़ेगा, तो ये 9 है, ये 13.5 है, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा? ये 13.5 मतलब इसको 4, ये देखो ये 4 है, तो मुझे यहाँ पर भी 4 लाना पड़ेगा। तो 9 को कितने से डिवाइड करने से 4 आ जाएगा? तो देखते हैं, 9 को कितने से डिवाइड करने से 4 आएगा, ऐसा होना चाहिए। 13.5 से नहीं, 13.5 से आना तो मुश्किल है। 9 को कितने से डिवाइड करने से 4 आ जाएगा? तो 4x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/4 होना चाहिए। 9/4 तब होगा 9/4, 2.25 होगा। तो अच्छा, 9 को अगर हम लोग 2.25 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और 13.5 को भी अगर 2.25 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को 6 मिल जाएगा। तो ये 4:6 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा तुम लोग के लिए हो सकता है कि मतलब कैलकुलेशन करने में तुम लोग को टाइम लगे, मुझे भी लगा, ठीक है। तो फिर ऐसे कर देना, अगर ऐसा पॉइंट वाला है, बाकी ऐसे निकाल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। तुम लोग को ये डेटा ढूंढना चाहिए ना कि मुझे ये 9 को 4 करना है, तो मतलब मुझे 9 को कैसे 4 करें? ये तो रेशियो है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 को किस डिजिट से डिवाइड करने से 4 आएगा? तो ये देखो यहाँ पर 36 आ रहा है, सॉरी 4x इक्वल टू 9 आ रहा है, तो x इक्वल टू 9/4, और 9/4 का एक वैल्यू आ गया, फिर उसका यूज करके हम लोग 6 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें डिफिकल्टीज है तो इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसे सॉल्व करके कर सकते। तो 25 बोल रहा है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.4 ग्राम एंड 5.6 ग्राम। तो 1.4 ग्राम और 5.6 ग्राम के बीच का मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मतलब ये पहला डेटा अवेलेबल है, बीच का मिसिंग है, और आखिरी डेटा मतलब 3 डेटा होता है नॉर्मली। मीन प्रोपोर्शन का मतलब ABC, अगर ये 3 डेटा प्रोपोर्शन में है तो फिर उसे बी को मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन को कैसे निकालते हैं? अगर हमें ऐसे बोल दिया कि ABC 3 डेटा प्रोपोर्शन में, ये देखो मैंने ये सब लिखवाया है, ठीक है, हम दिखा देते हैं। अगर हमें 3 डेटा को प्रोपोर्शन में बोला है, ये देखो ये वाला A/B, B/C, ये मीन प्रोपोर्शन है, ठीक है। अगर ये देखो ABC, ये रह गया, ठीक है। ये देखो ABC, अगर ये 3 डेटा दिया और हमें बोला है कि ये तीनों प्रोपोर्शन में है, तो मिडिल वाले को हमें ऐसे करना चाहिए A:B, B:C, और मीन प्रोपोर्शन निकलता है ऐसे सॉल्व करने से B इक्वल टू √AC, ठीक है। तो ये देखो ये मीन प्रोपोर्शन 3 डेटा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1.4:B और B:5.6, ठीक है। ABC को ऐसे लिखा जाता है A:B, B:C, तो उसी फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। तो ম্যাম x ধরে নিয়েছিলাম টোটালটাকে, যে হ্যাঁ টোটালে x ইকুয়াল টু √1.5 ইন্টু 5.6। হ্যাঁ একই ব্যাপার, XB যেটা ইচ্ছা করতে পারে, তাতেও আনসার আছে। রুট করে দাও, 5.6 इंटू 1.4 और इसका रूट लगा लो। হ্যাঁ ম্যাম 2.8। हाँ 2.8, ठीक हो जाए 2.8 होगा, मतलब बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अब 2.8 ग्राम है, तो क्या ग्राम बच रहा है डिवाइड करने से, या ग्राम हट जाएगा? ग्राम बच जाए मीन प्रोपोर्शन। हाँ ग्राम तो बच रहा है, 1.4/B, B/5.6, ठीक है। तो 2.8 ग्राम होगा, यूनिट रह जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। 26 में बोला है A/4, B/5, C/9, अगर सब इक्वल है तो A+B+C/C कितना होगा? तो तुम लोग K मान के कर सकते हो, तो मैंने हिंट दिया, करके देखो K मान के होता है कि नहीं।
b/5 मतलब सबका वैल्यू k मान लो, c/9 हम लोग को निकालने बोला है a+b+c डिवाइड c। आंसर 2। अच्छा हाँ मैम, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, तो के मान के भी कर सकते हो, और एक तरीका भी है करने का, बोल सकते हो एडेंडो यूज करके कर सकते हो। के मान के तो किया जा ही सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हो। क्यों प्रॉपर्टी यूज करने बोल रहे हैं? ताकि जब एमसीक्यू आए ना कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है वो कौन सा, यूज नहीं करने से याद नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे थोड़ी ना याद रहेगा, यूज करोगे तो याद हो जाएगा। बाकी ये के से बनेगा 4k 5k 9k/9k, तो ये कितना हो जाएगा 4+5 9 9 18k/9k, मतलब ये हो गया 2। और अगर एडेंटो यूज करोगे तो एडेंटो प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? एडेंटो प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर हम लोग ये सब रेशियो में है, a/4 मतलब a:4, b/5 मतलब b:5, c/9 मतलब c:9, अगर ये अगर रेशियो सारे इक्वल है तो सभी के फर्स्ट टर्म का एडिशन करेंगे। क्यों एडेंडो ले रहे हैं? क्योंकि देखो ये प्लस फॉर्म में है, तो बोलो फर्स्ट टर्म का एडिशन क्या होगा? a+b+c डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? डिवाइडेड बाय होना चाहिए सेकेंड टर्म का एडिशन, तो 4+5+9। ठीक है, इक्वल ईच टर्म के साथ बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू a/4 भी है, दिस इज इक्वल टू b/5 भी है, और ये इक्वल c/9 भी है। लेकिन हम लोग कौन सा ले? हमें क्या चाहिए? देखो हमें a+b+c चाहिए, वो तो मिल रहा है, और नीचे c चाहिए। तो इसमें से कौन सा लेने से हमारा आंसर आएगा? मतलब तीनों में से कोई भी एक तीनों का मतलब ही एक है कि भाई प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि अगर ये करते हैं तो ये इसके साथ भी बराबर है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। लेकिन हम लोग कौन सा वाला ले और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें, सी वो डिपेंड कर रहा है। सी। c/9, हाँ c/9, क्योंकि वही हमें दिया है। ठीक है, हमें तो उसी के बेसिस पे पूछा है ना, तो हम लोग ए बी लेके करें क्या? क्योंकि उससे जो आंसर आएगा वो उसमें तो हमारा कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो ये c/9 करके करेंगे। अब ये टोटल करो a+b+c, इसका टोटल करो 4+5 9 9 और 9 18 हो गया। ठीक है, और c/9। अच्छा, अब यहाँ 9 है तो a+b+c यहाँ पर हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, ये 2 कर देते हैं, ये c/1 कर देते हैं। अब ये c नीचे लाना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, a+b+c/1 यानी a+b+c इक्वल टू 2c। तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? a+b+c डिवाइडेड बाई c इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी से भी आंसर आ जाएगा, और ये लास्ट क्लास में इलास्ट्रेशन में ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलास्ट्रेशन जो था ना उसमें ये वाला दिया हुआ था, मतलब जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले जो इलास्ट्रेशन था, ये देखो दिखाते हैं। ये देखो सेम क्वेश्चन था, यहाँ पर 2 आया, फिर ईच टर्म के साथ बराबर, फिर मैंने यहाँ पर 2 दिखाया था। के से भी निकलेगा वो भी बताया था, और ऐसे करके भी निकलेगा। देखो लास्ट दिन भी सेम चीज बताया, आज भी फिर से रिपीट कर दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। देखो 27th नंबर बोल रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। दो नंबर है जिसके रेशियो है 3:4, इट 6 टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो। अगर हम लोग रेशियो के हर एक टर्म के साथ 6 ऐड करते हैं तो न्यू रेशियो बोल रहा है 4:5 हो जाएगा। तो नंबर कौन कौन सा है? तो ऑप्शन से बोलो, क्योंकि हम लोग सॉल्व के लिए नहीं जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो ये जितने भी ऑप्शंस है ये नंबर्स के हैं। बोल रहा है कि नंबर्स ये है, ये है, ये है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो हमें नंबर में क्या क्या करना है? बोल रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। तो सबसे पहले बोलो ये जो नंबर्स दिए हुए कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेशियो 3:4 होगा? 18 and 24। हाँ मैम 18 18। एंड 24 सही है। ठीक है, इसका रेशियो 3:4 होगा। इसमें बाकी चीज भी अप्लाई करो। इफ 6 बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो, अब 6 ऐड करो, कितना सिक्स आता है? इंटू 6 इंटू এরকম করেও তো করতে পারি ম্যাম। ऐड 6। ऐड करो, ইনটু নয় ऐड, কেন বলেছে না ऐड করতে? 18। না 6 3 18 তুমি গুণ করে দিচ্ছ, যোগ করতে বলেছি।
6 ऐड करके बोलो कितना आएगा। यहाँ एक रॉन्ग है क्वेश्चन में, वो हम बताएंगे, पहले तुम लोग 6 ऐड करके तो मुझे बोलो कितना हो रहा है। मैम क्वेश्चन 6 6 या 3 9 और देखो 10 है 9:10। है 9:10 ये हाँ होना चाहिए, क्योंकि बोला है हाँ ईच टर्म रेशियो के ईच टर्म में ऐड करना है, तो फिर सही किए हो, 3 में 6 ऐड किए हो और 4 में 6 ऐड किए हो, तुम लोगों ने सही किया है जैसा क्वेश्चन बोला है। तो बोल रहा है न्यू रेशियो होना चाहिए 4:5, क्या इससे 4:5 बनेगा? कैसे बनेगा? ये 9 है, फोर ये इज टू 10 फाइव है, नहीं होगा। नहीं होगा, इम्पॉसिबल। हाँ एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है। 6 बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो नहीं होगा, 6 बी एडेड टू इज टू द नंबर होगा, ठीक है, टू द नंबर। ठीक है, तो जैसे तुम लोगों ने सी माना ना ऑप्शन की, हम लोग का सी ऑप्शन से पहला चीज सेटिस्फाई हो रहा है कि इसका रेशियो 3:4 आ रहा है। अब ये नंबर में 6 ऐड करो तो बोलो कितना आता है। 24 और এদিকে 30। 30। तो क्या इसका रेशियो करने से 4:5 आता है? हाँ मैम। आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली वो थोड़ा सा गलत किया, तो ये हो जाएगा 4:5। ये इच टर्म ऑफ द रेशियो नहीं होगा, इच नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर इच टर्म ऑफ द रेशियो होगा तो फिर हमारा आंसर आएगा ही नहीं। पहला बात है देखो, सिर्फ यही एक पहला बात है आंसर सी है, ये गलत है मुझे पता भी है, मैंने बोल दिया, फिर भी तुम लोग कैसे चेक कर सकते हो? यहाँ पर देखो, दो नंबर का रेशियो 3:4 होना चाहिए, यहाँ तो मुझे नंबर का ही ऑप्शन दिया, तो इससे तो 3:4 होगा नहीं, तो बाकी चीज क्या चेक करे, इससे भी 3:4 होगा नहीं, इससे हो रहा है। या तो आंसर सी होना चाहिए या तो डी होना चाहिए, लेकिन जब सी पे चेक करने जाओगे, क्योंकि ये लाइन गलत दिया हुआ है, तो फिर ये वाला रिलेशन फेलियर हो जाएगा, फिर तुम लोग को लगेगा कि डी होगा। नहीं, डी नहीं होगा, आंसर सी होगा। बाकी एग्जाम में ऐसा गलत नॉर्मली नहीं होता है, अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका मार्क्स मिल जाता है, ठीक है, कि ऐसा कंफ्यूजन अगर हो, क्योंकि स्टूडेंट को तो फिर कंफ्यूजन होगा ना कि फिर ऐसे होने से मेरा आंसर फिर हम क्या दे, सी दे के डी दे, ठीक है। तो फिर आंसर सी होगा, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। 6 को ऐड करना है हर नंबर के साथ, ठीक है, उसके रेशियो के साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, नेक्स्ट पेज 27। 27 इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों हुआ? बिकॉज 18:24 में पहला बात है मेरा आ जाएगा 3:4, और 18 में 6 और 24 में अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 24, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4:5, मतलब जो बोला है उसके साथ मैच हो गया। बाकी तुम लोग चाहो तो इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो, वो कैसे पॉसिबल है वो बता देते। देखो, सबसे पहले हमें बोला है कि दो नंबर्स का रेशियो है 3:4, तो हम लोग मान सकते हैं लेट नंबर बी। अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हुआ कि क्या मतलब, अगर ऐसा कुछ गलत क्वेश्चन आ गया तो फिर सॉल्व करके चेक करके उसे देख सकते हो, क्रॉस चेक करके कि दो नंबर्स 3x और 4x, ठीक है। तो रेशियो के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी दो डेटा रेशियो में है तो उसमें हम लोग सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने सेम वैल्यू एक से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये दो नंबर्स के साथ अब बोल रहा है इफ 6 पे एडेड टू इच टर्म, जैसे कि मैंने बोला कि ये गलत दिया हुआ है, तो ये देखो, ये 6 नंबर के साथ ऐड करने से ही आंसर आएगा, उसका प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो ये 6 ऐड करना है लेकिन नंबर के साथ, तो न्यू रेशियो होना चाहिए 4:5, ये बन गया इक्वेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 15x प्लस 30, 16x प्लस 24। अब ये इधर लेके आओ तो -x, ये इधर चला जाएगा तो -6, तो x का वैल्यू हो गया 6, तो नंबर कितना होगा? 24, देख रहे हो? इसके अलावा किसी और तरीके से आंसर आ ही नहीं सकता है, तो जो भी हो, मैंने दोनों तरीके से एक बार बता दिया तुम लोग को, आंसर जो है सी होगा, तो वहां गलत दिया हुआ था, ठीक है, तो आंसर सी होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 28। इसमें बोला है इफ a/4 इक्वल टू b/5 देन ये वैल्यूज दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखो, मुझे जो दिख रहा है ये कॉम्पोनेंटो मैम डिविडेंडो दिया কম্পোনেন্ট हुआ है। ডিভিডেন্ড হয় हाँ, ওই लेकिन বিয়েরটা कोई भी एक होगा, ऊपर प्लस नीचे মাইনাস। माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो फिर 28 का आंसर हम लोग का सही जो है वो बी वाला है, ठीक है। यहाँ देखो, ऊपर माइनस करके गलत कर रखा है, इधर ऊपर माइनस करके गलत कर रखा है, तो 28 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 29, इसमें ये देखो 29, a:b 4:1,
4:1, ठीक है। फिर बोल रहा है रूट ओवर ऑफ a बाई बी प्लस रूट ओवर ऑफ b बाई a कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करके देंगे। तो वैल्यू पुट करो ना, a बाई बी अगर 4/1 है तो a बाई बी में ये पुट करो 4/1 और b बाई a में कितना पुट करोगे 1/4। 1/4, ठीक है। अब 4/1 कितना होगा, 4/1 मतलब रूट ओवर ऑफ 4 और ये रूट ओवर ऑफ 1/4, तो रूट ओवर ऑफ 4 कितना होता है 2 2 और 1 बाई रूट ओवर ऑफ 4 1/2 1/2, तो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 4 5/2। 5/2, मतलब ये हो जाएगा 2.5 हाँ शायद। हाँ, देखते हैं क्या आंसर है, पॉइंट में है कि क्या है, 5/2 इस तरह से है, तो फिर ऑप्शन ठीक है। पर 5/2 ম্যাম ওটা অপশন এতে দেওয়াই আছে। हाँ ऑप्शन लिखे दीजिए ऑप्शन। अच्छा अब 30 वाला देखो, ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व की ये बोल नहीं सकते कि कितना आएगा, ठीक है। तो ये हम लिख के दिखा रहे हैं तुम लोग को, यहाँ पर बोला है x बाई बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए इक्वल y बाई ए सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस जेड डिवाइड ए प्लस बी माइनस सी। अच्छा देन ये पूछ रहा है कि b माइनस सी इंटू एक्स, सी माइनस ए इंटू वाई और a माइनस बी इंटू जेड कितना होगा, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर ये है तो फिर थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, k मान के करना पड़ेगा, तुम लोग भी थोड़ा जगह रख लो। b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस a माइनस बी इंटू जेड कितना होगा, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। हम क्वेश्चन देख के लिख रहे हैं कि ये दिया हुआ है, अगर ऐसा है तीनों ये डेटा इक्वल है तो ये वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ये तीनों डेटा को तुम लोग को मान लेना है के, मान के तुम लोग को एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल लेना है, तो ये के हो गया, ठीक है। तो ये कर लो, मैंने जैसे बोला हम अपना कर रहे हैं, तुम लोग भी अपना कर लो, ठीक है। यहाँ से हम लोग के एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा के इंटू बी प्लस सी माइनस ए, वाई हो जाएगा के इंटू के इक्वल टू सॉरी जेड इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ये तीनों वैल्यू निकल जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू को तुम लोग को पुट कर देना है, एक्स के जगह पे एक्स का वैल्यू, वाई के जगह पे वाई का वैल्यू, जेड के जगह पे जेड का वैल्यू, तब तो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, हाँ होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बी माइनस सी, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, चाहो तो के मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, तो मल्टीप्लाई करके लिख दे, मतलब यहाँ पर और एक लाइन बना देते हैं, के बी के सी के ए, ठीक है, के सी के ए के बी, के ए के बी के सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू पुट करते, के बी के सी के ए प्लस सी माइनस ए जैसा है वैसा रहेगा, y का वैल्यू पुट करेंगे के सी के ए के बी, ए माइनस बी, जेड का वैल्यू पुट करेंगे के ए के बी के सी, ठीक है। अच्छा अब मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लीकेशन जितना सही कर पाओगे उतना सही आंसर आएगा, ठीक है। और अगर गलत हो गया तो फिर क्या, ठीक है। तो ये देखो b इंटू के बी स्क्वेयर, ठीक है, फिर के बी सी, देखो हम ऐसे करते हैं, पहले b से ये सारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे करने से कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। बाकी अगर बचपन से कुछ भी आदत है तो देन फॉलो करो, नहीं तो फिर क्या होता है ना, नया नया तरीके से करने से दिक्कत होता है, लेकिन ये आसान होता है। b के साथ ये मल्टीप्लाई करो तो के बी स्क्वेयर के बी सी और माइनस के ए बी, ठीक है, हो गया। फिर अब ये c के साथ, तो माइनस सी है तो माइनस के बी सी, फिर माइनस सी इंटू के सी स्क्वेयर, मतलब ये हो जाएगा प्लस माइनस में माइनस, ठीक है। तो माइनस के सी स्क्वेयर, फिर माइनस माइनस में प्लस, ये देखो माइनस माइनस में प्लस के ए सी,
ए, ठीक है, हम ऐसे करते हैं तो बाकी भी हम ऐसे ही करेंगे, एक मैंने बता दिया कैसे करते, ठीक है, बाकी तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते। के सी स्क्वेयर के ए सी माइनस के बी सी माइनस के ए सी प्लस माइनस में माइनस के ए स्क्वेयर प्लस के ए बी प्लस के ए स्क्वेयर प्लस के ए बी माइनस के ए सी माइनस के ए बी माइनस के बी स्क्वेयर माइनस माइनस में प्लस के सी स्क्वेयर। मेरा तो ये है। अब कैंसिल आउट सब होके 0 हो जाएगा, देखते हैं हो रहा है कि तुम लोग भी अपना चेक करो, जैसे कि ये हो कि ये क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो प्लस के बी स्क्वेयर ढूंढते हैं, माइनस के बी स्क्वेयर ये मिलते हैं, के बी सी प्लस के बी सी माइनस माइनस के ए बी के ए बी ये मिल गया के ए बी प्लस के सी स्क्वेयर कैंसिल के ए सी प्लस माइनस के ए सी के ए सी के बी सी के बी सी के ए स्क्वेयर के ए बी मैम 0 होगा। 0 होगा, हाँ सही है। बट मेरा क्या गलत आ गया, ये वाला गलत आ गया। हाँ ये लास्ट वाला मैंने स्क्वायर कर दिया, नहीं ये होगा माइनस माइनस से प्लस केबीसी होगा, हाँ ठीक है। प्लस के बी सी। ये मैंने गलत बोल दिया, बच गया, मुझे लगा अंदर कहाँ पता नहीं कितना गलत कर दिया केबीसी। ये तो एक पूरा देखना पड़ा, ठीक है ये कैंसिल, ठीक है ये हो गया 0, ये होगा, ठीक है। तो 0 आंसर आ जाएगा, 0 यानी ऑप्शन हम लोग का बी, ये हो जाएगा 30 का आंसर। तो प्रोपोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंडिसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है इंडिसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो इंडिसेस हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो देखो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमें अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 10 to the 5। हाँ नहीं 10 टू दी पावर 5 नहीं होगा, तब तो देखो 2 दी पावर 5 का मतलब 10 अगर मल्टीप्लाई है, मतलब देखो 2 प्लस 2 और 2 इंटू 2 दोनों में 4 आ रहा है, लेकिन फर्क है ना, मतलब हाँ हाँ देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 ये कितना होता है, 30। लेकिन 10 टू दी पावर 3 मतलब कितना होता है, हाँ মানে 100 100 इंटू 10 माने 1000 1000। तो दोनों अलग हो गया ना। हाँ तो अगर प्लस है तो इसका मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें इसे कुछ शॉर्टकट लेना है तो फिर हम लोग बोलेंगे 10 कितना बार ऐड हुआ है, वो दिमाग में लाना चाहिए। बोलो 10 कितना बार ऐड हुआ है, तो ये 10 टू दी पावर 5 तो नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। तो अब बोलो 10 कितना बार ऐड, वैसे पहले ऐड करके बोलो तो ये कितना हो रहा है 10 10 20 30 40 50 60, ठीक है। अब इसको मुझे शॉर्टकट में दिखाना है, तो बोलो 10 कितने टाइम्स ऐड हुआ, कत बार, 6 बार 6 बार। 6। तो हम लोग इसको अगर ऐसे लिखें तो क्या आंसर आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया, इसका मतलब हो गया 10 जो है 6 टाइम्स 10 ऐसे लिख देते हैं समझने के लिए। 6 टाइम्स 10 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो 6 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करना और 10 टाइम 10 को ऐड 6 टाइम 10 को ऐड करना, दोनों से सेम आंसर आता है। इसमें हम लोगों ने क्या किया 6 टाइम 10 को ऐड किया, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया 10 का 6 टाइम्स निकाला, ठीक है 6 टाइम्स ऑफ 10, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, मैंने एक्टते
আমরা 10 কে 6 বার যোগ করলাম আর একটাতে আমরা 10 এর 6 गुण বের করলাম, दोनों में बात बराबर है, ठीक है। तो एक्चुअली इंडिसेस इसीलिए लाया गया, जब वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एडिशन होता है तो हम लोग उसे इंडिसेस के थ्रू से उसे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये एडिशन का मैंने बताया, तो वैसे मल्टीप्लीकेशन का भी होगा। जैसे देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब इसका आंसर कितना होगा? अगर सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 5 25, फिर 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125 आई थिंक। 125 इंटू 5 कितना होगा? 625 है। तो ये देखो 625। और हम लोग चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं? बोलो इसको 5 टू दी पावर कितने से रिप्रेजेंट करें? बोलो। 4. 5 टू द 4। पावर 3 मैम। 4 4 बार है तो 4 होगा ना, 4, ठीक है। तो ये भी 625 ही देगा। तो यही होता है इंडिसेस। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं? 5 टू दी पावर 4, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। अच्छा, आप बोल सकते हो इस 5 को एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 5 को? বাংলাতেই বলো, কোনো অসুবিধা নেই, আমি ইংরেজিটা বলবো। Base. बेस, इसे बेस बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? टू द पावर। हाँ, पावर Power. बोलते हैं। हाँ, और इसका और भी एक दो नाम है। एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इसे एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंट बोलते हैं। या फिर इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिसेस, ठीक है। एक्चुअली यही हमारा इंडिसेस है, मतलब जो पावर है उसी को ही हम लोग इंडिसेस बोलते हैं। तो ये तो मैंने देखा डिजिट्स में समझा है। सेम चीज जो है हमारा ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोग एक्स लिखते हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, बोलो तो कितना होगा? 3x। 3x, ठीक है। तो x को 3 टाइम्स ऐड किया, या फिर अगर हम लोग ऐसे लिख देते x इंटू 3, तो भी तो हमें 3x ही मिलेगा। मतलब यही हो गया ना, 10 को इतना बार नहीं लिख के 10 कितना बार है, अगर सेम टाइप ऑफ डेटा अपने आप को रिपीट कर रहा है तो हम लोग इंटू उतना टाइम कर देंगे जितना टाइम रिपीट कर रहा है। x अपने आप को 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो 3 इंटू एक्स कर दिया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ x। अच्छा, अब अगर मान लो x इंटू x है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 cube. 3 क्यूब माने तो x to the power 3। x टू दी पावर X cube. x टू दी पावर 3 होगा। तो x टू दी पावर 3 अगर हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे, ये बेस, सेम तरीके से ये भी बेस कहलाएगा और ये भी पावर कहलाएगा। बाकी नाम जो है वो इंडिसेस का एक्सपोनेंट वो सभी के लिए एप्लीकेबल, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इंडिसेस पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट होना चाहिए। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पर 6 बार लिखा, बात अलग था। अगर मान लो मैंने बोला कि तुम लोग 100 टाइम्स 10 लिख के ऐड करके मुझे बताओ, 100 टाइम्स, ठीक है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे करके हम बोलेंगे 100 बार 10 लिख के मुझे ऐड करके आंसर बोलो। तो इसके जगह तुम लोग ऐसा क्या करोगे कि मुझे तुरंत आंसर दे दोगे? 10 to the power 10। আবার টু দি পাওয়ার কিন্তু ভুল হয়েছে, যোগ হচ্ছে এখানে। 10 টু দি পাওয়ার 10 মানে কিন্তু 10টা ও। 10 বার গুণ। हम सॉरी मैम, আমি ভুল বললাম। बोलो कितना होगा? मैम क्वेश्चन डायरेक्ट बोलবেন प्लीज। 10 अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, मैंने बोला 100 बार 10 लिख के ऐड करके मुझे बोला आंसर क्या होगा। अब तुम लोग ऐसे नहीं लिख के क्या ऐसा करोगे कि मुझे जल्दी आंसर दे दोगे? इसी का तो सब्स्टिट्यूट है। यहाँ 6 बार है, यहाँ 10 बार है, क्या फर्क पड़ता हाँ 10 into 10। है? 10 इंटू 10, ठीक है। और अगर 10 टू दी पावर 10 लिख दोगे बात अलग है, क्योंकि 10 इंटू हाँ 6 अलग होता है, 10 टू दी पावर 6 अलग होता है, ठीक है। हाँ मैम। तो इस बात का ध्यान रखो। तो इसीलिए हम लोग इंडिसेस सीखेंगे। बाकी यहाँ पर चलो कुछ फॉर्मूला सीखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n अगर है तो a टू दी पावर m प्लस n होता है। मतलब अगर बेस हमारा बराबर है, जैसे ये देखो बेस a है, यहाँ भी बेस a है, तो पावर चाहे अलग हो, हमारा एडिशन करने से आंसर आ जाएगा। अब ये चीज आराम से याद रह जाएगा। जैसे देखो मैंने बोला 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 2, तो इसको तुम लोग बोलो कितना आंसर आएगा। जैसे चाहो मर्जी निकालो, फॉर्मूले में देना है ऐसा बात नहीं है। तुम लोग 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी 2 टू दी पावर 6
नहीं होगा, गलत हो जाएगा। 5 5 5 5 हाँ 2 to the power 5 होगा, यानी इसका आंसर हो जाता है 32। 2 to the power 5 मतलब क्या, 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 5 2 बार। अपने 5 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये इसका मतलब फॉर्मूला हम लोगों ने क्या यूज किया, अगर बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं पता होता तो भी इसको निकाल सकते थे, कैसे, 2 to the power 3 8 होगा, 2 to the power 2 4 होगा, 4 into 8 32 होता है, ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग फॉर्मूला इसीलिए सीखेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास ऐसा रहेगा जिसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर करने से हमारे लिए जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी हम तो बोलेंगे देखो इसको कैसे याद रखना, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 32, चाहे कैसे भी करो हमारा 32 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये याद रखो फॉर्मूला कि अगर हमारा बेस बराबर है, ठीक है, हम बार बार बोलेंगे, तुम लोग को लगेगा कि एक ही चीज बार बार क्यों बोल रहे हैं मैम, ठीक है, थोड़ा मतलब ऐसा लगेगा अजीब सा कि एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा, कुछ नहीं, अगर थोड़ा कंसेंट्रेशन के साथ क्लास में सुनोगे तो बिना मेहनत के याद होगा, ठीक है, लेकिन सुनना पड़ेगा। फिर a to the power m डिवाइडेड बाई अगर a to the power n कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तो होता है a to the power m - n। ये फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, देखो सिंपल, 2 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 2, तो बोलो कितना आएगा, ऊपर में 3 2 है ना, इसका मतलब, और नीचे 2 बार 2 है, तो कितना आंसर होगा, बोलो आंसर क्या होगा, एक बार एक दो। बार, हाँ एक बार 2 হবে, एक बार 2 होगा। अब इसको फॉर्मूले में दो, देखो कम हो जाता है ना, डिवाइड करने से सेम है तो वैल्यू कम हो जाता है, इसीलिए माइनस होता है, तो फिर कैसे हो जाएगा, 2 to the power 3 - 2, 2 - 3 मत कर दो, m - n होगा, मतलब पहले जो डेटा है उसका पावर माइनस सेकंड वाले डेटा का पावर, ये सब ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 2 - 3 कर दिया, ऐसा नहीं, 3 - 2 ही होगा, मतलब 2 to the power 1 यानी कि 2 होगा, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कौन सा है, अच्छा चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर और भी फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। 2 into x to the power, ये इंटू दिया है मैंने, ठीक है, x to the power ½ इंटू 3 x to the power -1 इफ x इक्वल 4 फाइंड वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देना है, ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो हमें डेटा दिया हुआ है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, अगर x इक्वल टू 4 है तो बोलो क्या आंसर होगा। अच्छा मुझे और एक फॉर्मूला बता देना चाहिए, उसके बाद ये x to the power, मुझे एक फॉर्मूला और बताना चाहिए था, ठीक है हम यहाँ बता दें, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी, एक फॉर्मूला और बताना है, इसमें ये माइनस है, अगर a to the power - m है तो हम लोग का आंसर 1/a to the power m होना चाहिए। मतलब इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, मान लो कि हमारे पास ऐसा डेटा है 2 to the power -3, तो वो कैसे निकालोगे, इसके साथ कंपेयर करके बोलो कैसे निकालोगे। अगर a to the power - m है तो 1/1 होगा ऊपर, ये फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाई a to the power m होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, इसके साथ कंपेयर करके बोलो। 1/2 क्यूब। 1/2 to the power 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a to the power - m यहाँ a to the power m हो जाएगा, और 1 फिक्स्ड है, वो फॉर्मूले में है तो 1 यूज करना है, और a to the power m हो जाएगा जो a to the power - m है, यानी 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब कर पाओगे ये वाला, इसमें वो मिसिंग था माइनस वाला, मैंने नहीं बताया था इसलिए मैंने अभी बता दिया, बाकी बिना बताए भी तुम लोग कर सकते हो, अगर थोड़ा सा सोचोगे हमारा पहले वाले फॉर्मूले से ही हो जाएगा। चलो हम हेल्प करते हैं, तो इसका मतलब तो ये है, हम मल्टीप्लीकेशन लिख के दिखाते हैं ताकि उससे हम लोग अच्छे से चीजों को समझ पाए, तो मैंने ये मल्टीप्लीकेशन लिख दिया ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो। तो बोलो इसमें कौन कौन सा डेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या ये और ये और ये और ये मल्टीप्लाई होगा, हाँ कि ना बोलो, इसके साथ ये वाला और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 6। 6, ठीक है। और x के पावर में कुछ एक है और x के पावर में कुछ एक है, 2 x है जिसके पावर में अलग अलग डेटा है, लेकिन है दोनों x और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाने से आंसर आ जाएगा, 1 2 या 3, 3। 1।
1 से भी होगा 3 से भी होगा, लेकिन 1 से जल्दी होगा। कैसे 1 से क्यों हो जाएगा? तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं 6 लिखने के बाद। तो मुझे बोलो अगर मेरे पास a टू दी पावर m a टू दी पावर n है, तो मैंने क्या बोला, पावर ऐड हो जाएगा अगर बेस बराबर है दोनों में और इनटू है। तो ये देखो बेस बराबर है, x और x है और इनटू है, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने से कितना क्या क्या लिखे ऊपर, ऐड करेंगे तो क्या क्या ऐड करके लिखे? -1/2 प्लस माइनस वन। माइनस ऑफ 1 ये लिखेंगे। तो 6 इंटू एक्स टू दी पावर, अब देख लो कितना होगा। 3/2। -3/2 है ना, -3/2 ये हो जाएगा, -3/2। अब हमें यहाँ पर वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ बोला है ना एक्स का वैल्यू पुट करो, तो एक्स का वैल्यू 4 है, तो पुट करते हैं। एक्स के जगह 4 पुट करो, 4 टू दी पावर -3/2। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्या 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मल्टीपल पावर। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा अगर पावर है, यहाँ पर कितना सारा पावर है, एक 2 के ऊपर 2 है और उसके ऊपर भी -3/2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। जितने सारे पावर्स रहेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लिखवा देते हैं वो फॉर्मूला भी। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 2 टू दी पावर -3 हो गया, ठीक है। तो मुझे बोलो 2 टू दी पावर -3 को कैसे लिखोगे? 2 टू द पावर 1/3। 1/2 टू दी पावर 3, ठीक है। 1/2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। अच्छा, हाँ, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर ना -1, ये ना प्लस था, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। ओ अच्छा, यहाँ ठीक लिखा था, ये ना प्लस था। मैंने मतलब ठीक है, आंसर हम लोग का सही आया, लेकिन एक्चुअली अगर मुझे आंसर के साथ मैच करना है, ये क्वेश्चन में ना माइनस नहीं है, ये प्लस है, ये मेरे से गलत हो गया। तो इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा बोलो तो, और एक बार इसका एनसीएम मतलब लॉसागु कर ले, कत আসবে हाफ, और ये कितना हो जाएगा 1 -2, तो कितना आ जाएगा -1। -1/2। -1/2 होगा, ठीक है। माइनस। हाँ। हाँ, -1/2 इसको ठीक कर लेते हैं। -1/2 कर लेंगे, ये थोड़ा सा गलत हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, कर लेते हैं -1/2। तो 4 -1/2, अब ये मल्टीप्लाई करो, जैसे अभी सिखाया कि मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 कैंसिल आउट होके कितना बचेगा? -1। -1। और -1 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/2 टू दी पावर 1, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 1 का मतलब तो 2 ही होता है, तो कितना हो जाएगा? ये सब कैंसिल आउट होके 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसको हम लोग क्या थर्ड वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उससे थोड़ा जल्दी होगा शायद, देखते हैं। अगर यहाँ तक किया, इसके बाद अगर हम लोग थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मतलब इसके बाद ये वाले पोर्शन में नहीं जाके अगर ऐसे करते हैं, तो 6 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ, और एक्स को एक्स टू दी पावर 1 को क्या लिखेंगे? क्या ऐसा लिख सकते हैं 1/x टू दी पावर 1? बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है। तो बात लेकिन घूम फिर के वही हो जाएगा, यहाँ हाफ और यहाँ फिर -1 ही करना पड़ेगा। बोलो ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ। तो फिर बात एक ही हो गया ना, बात तो एक ही हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो वही 3, मतलब ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर हम लोग थर्ड वाला यूज करते हैं। लेकिन बाद में तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ नहीं, और एक चीज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं करके और एक प्रोसेस से जल्दी हो जाएगा। अगर हम लोग यहीं पर एक्स का वैल्यू पुट कर दे, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर यहीं पर एक्स का वैल्यू पुट कर दे तो बहुत जल्दी होगा। ये देखो यहाँ पर 6 और ये 4 टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा 4 टू दी पावर हाफ, मतलब कितना होगा? बोल 2। सकते हो कितना? 2 होगा, सही है। 4 टू दी पावर हाफ मतलब 2 होगा, क्योंकि देखो ये 4 टू दी पावर हाफ का मतलब होता है √4, ठीक है। और √4 का मतलब 2 होता है। ये फॉर्मूला भी आएगा, हम बता देते हैं। अदरवाइज तुम लोग इसको जैसे मैंने यहाँ पर स्क्वायर करके समझाया वो भी कर सकते हो। 4 टू दी पावर हाफ का मतलब 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर हाफ, ये कैंसिल आउट होके 2 बचेगा। तो जो भी हो, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 2 और ये हो गया मेरा 3। देखो, इससे जल्दी हो जाएगा, इतना झमेला में जाने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, अगर ऐसे करेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी ही इसका आंसर दे पाएंगे।
तो ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कर लिया। चलो अब तुम लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला बता देते हैं, हम लोग फॉर्मूलाज लिख के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये थर्ड नंबर फॉर्मूला बता दिया। अब फोर्थ नंबर पे जाते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर फॉर्मूला, फोर्थ नंबर में अगर a टू दी पावर m होल टू दी पावर n है, तो अभी मैंने बोला मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a टू दी पावर m n होगा। अच्छा, अगर तुम लोग बोलोगे कि इसके बाद p भी रहा तो क्या होगा, p भी ऐड हो जाएगा। अगर बोलोगे इसके ऊपर और पावर है q, तो यहाँ q लिख दो, ठीक है। तो इतना तो नहीं लिख रहे, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना सारा मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होते जाएगा, ठीक है, जैसे एक डेटा उसके ऊपर पावर, फिर और पावर और पावर और पावर, तो उसका कैलकुलेशन क्या होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होते जाता है, ठीक है। इस तरीके से होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पर, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 5, तो बोलो कितना होगा आंसर, 2 टू दी पावर कितना होगा, 30 30 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 2 टू दी पावर 30 हो जाएगा, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। फिफ्थ नंबर में ऐसा, इसको बोलते हैं एन, एन लिखा है मैंने ये एन, ठीक है। एनथ रूट ऑफ ए टू दी पावर एन, एनथ रूट ऑफ ए टू दी पावर एम। तो ये कैसे लिखते हैं, तो ये ए टू दी पावर एम जैसा है वैसा रहेगा, टू दी पावर 1/n होगा। अगर ये जो दिख रहा है ना, इसके अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो टू दी पावर में जाता है। अगर ऐसा लिखा हुआ रहता तो उसको मल्टीप्लाई बोलते हैं कि एन इंटू ये है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो वो nth रूट कहलाता है, ठीक है। nth रूट मतलब जैसे सेकंड रूट होता है, क्यूबिक रूट होता है, वैसे nth रूट। तो चलो एक एग्जांपल बताओ क्या होगा अगर मैंने ऐसे लिखा, ऐसे, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करोगे, इसको बोलते हैं क्यूबिक रूट ऑफ 5 टू दी पावर n, क्यूबिक रूट ऑफ 5 टू दी पावर n। अब इसको इस फॉर्मूले में बताओ क्या लिखे, 5 ऐसे to the देख power 3, 5 to the power 3 to, हाँ 3 to the power 1/3। না, এটা 9 লিখেছি, 5 টু দি পাওয়ার 9 টু দি পাওয়ার हाँ 1/3। 1/3। ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ नंबर पे समथिंग टू दी पावर 0, ये हमेशा याद रखो, समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया, मान लो 1 2 9 6 5 7 ऐसे लिख दिया टू दी पावर 0, बोलो कितना होगा। मैंने ऐसे रैंडमली एक डेटा लिखा, बोलो टू दी पावर 0 कितना होगा। 1. 1 1 होगा। कुछ भी वैल्यू ले लो टू दी पावर 0, मैंने बोला x p q w टू दी पावर 0, बोलो कितना होगा। 1 1 होगा, ठीक है। कुछ भी लिखो टू दी पावर में अगर 0 है तो वो 1 होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट ए बी सी होल टू दी पावर अगर p है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर p इंटू बी टू दी पावर p इंटू सी टू दी पावर p। ये पता है तुम लोग को, ये कोई नया चीज नहीं। जैसे मैंने बोला, मान लो 2 इंटू 5 टू दी पावर 7, तो तुम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करो, ऐसा तो कैलकुलेशन सीखा होगा कभी भी बचपन में, 7 8 में। अगर ऐसे दिया हुआ है 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 होल टू दी पावर 7, इसको तुम लोग कैसे लिखते हो, बोलो कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुम लोग इसको 10 टू दी पावर 7 भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर 2 टू दी पावर 7 इंटू 5 टू दी पावर 7 करने से भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा डेटा छोटा करते हैं तब तुम लोग इसको चेक कर सकते हैं। हम इसको डेटा को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये 5 की जगह, अच्छा चलो स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। अरे इंडिविजुअली करने से भी फिर 100 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये फॉर्मूले से किया, बोलो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इंटू 4 कितना होता है, चेक करके देखो 100, कैलकुलेटर पे चेक करके देखो। तो ये फॉर्मूले से किया। ये तुम लोग नॉर्मल जैसे करते हो कि अगर मेरा 2 इंटू 5 है तो हम 10 10 का स्क्वायर कर दिए, तो एक ही बात है, फॉर्मूले से भी जो आंसर आएगा, हम लोग अगर नॉर्मल करते हैं तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। अच्छा, अब a बाई बी होल टू दी पावर मान लो p है, तो बोलो कैसे लिखोगे। जैसे ये मल्टीप्लाई में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड में भी होगा, तो बोलो कैसे लिखोगे। a टू दी पावर, जैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहाँ भी होगा, p b टू दी पावर p। इसको टेस्ट कर लो, जैसे 2/5
होल टू दी पावर, मान लो मैंने 6 लिख दिया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 6, 5 टू दी पावर 6, ठीक है, ऐसे कर। 9th नंबर ऐसा है, मान लो a टू दी पावर 1 बाई पी इक्वल टू, अगर q है, मुझे पावर को ट्रांसफर करना है, ठीक है, मतलब ये पावर जो a के ऊपर है, हम चाहते हैं कि वो पावर q के ऊपर हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a इक्वल टू q टू दी पावर p करना पड़ेगा। मतलब पावर क्या हो जाएगा, अगर इधर 1 बाई पी है, इधर आया तो p हो जाएगा। पावर अगर अपना प्लेस चेंज करेगा, इक्वल के इधर उधर, ठीक है, a के पावर में 1 बाई पी था, तो वो अगर इधर आएगा तो वो p हो जाएगा। तो मुझे ऐसा बताओ, तो अगर मेरा यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू मान लो 8 है, हम चाहते हैं कि 8 के पावर 8 को पावर में प्रेजेंट करें, तो 2 इक्वल टू 8 टू दी पावर कितना लिखेंगे, 1/3. 8 टू दी पावर 1/3 लिखेंगे। क्या दोनों से वैल्यू सेम आ रहा है? बिल्कुल, देखो 2 टू दी पावर 3 तो 8 होता है, तुम लोग कैलकुलेटर पे चेक कर लो, 2 टू दी पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब क्या 2 इक्वल टू 8 टू दी पावर 1/3 होगा? बिल्कुल होगा। 8 टू दी पावर 1/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर क्यूब होल टू दी पावर 1/3। और अभी अभी सीखा मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट होके 2 ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। अच्छा, और देखते हैं इसमें और कोई फॉर्मूला मुझे लिख पाना है। इससे काम हो जाएगा एक्चुअली। हाँ, बस इससे हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो करते हैं, उसके बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक एग्जाम्पल को करवाते, देखो हो रहा है कि नहीं। 6 इंटू ए इंटू बी स्क्वेयर सी क्यूब इंटू 4 इंटू बी टू दी पावर -2 सी टू दी पावर -3 इंटू डी, बोलो कितना आंसर होगा। एक लाइन में आंसर हो जाएगा, मतलब एक यहाँ पर सोल्यूशन होगा, इसके बाद वाले लाइन में आंसर आ जाएगा। Twenty-four AD. 24 एडी में देखो 6 इंटू ए इंटू बी स्क्वेयर इंटू सी क्यूब इंटू 4 इंटू बी टू दी पावर -2 को थर्ड वाले फॉर्मूले से लगाओ, बोलो कितना में दोगे, तो क्या लिखोगे, 1 बाई क्या लिखोगे, बोलो। बोलो क्या लिखोगे, B 1 बाई square. बी स्क्वेयर, और इसको क्या लिखोगे, C cube. सी क्यूब, और डी बचा हुआ है। अब देखो कितना जल्दी होगा, यहाँ से देखो बी स्क्वेयर कैंसिल आउट, सी क्यूब कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या, 24 ए, ठीक है। तो देखो दूसरा कुछ फॉर्मूला यूज करके भी किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसे में जल्दी हो जाएगा। और एक तरीके से भी किया जा सकता है, 6 इंटू 4 24 हो गया। अब ए रह जाएगा, ए का देखो कोई भी जोड़ीदार नहीं है, बी स्क्वेयर में देखो बी स्क्वेयर और बी टू दी पावर -2, तो अगर हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला लेते हैं, मतलब ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस -2, ठीक है। और सी के केस में भी वही होगा, सी के केस में हो जाएगा 3 प्लस -3, ऐसे भी कर सकते हो। तो 24 इंटू ए, तो ये हो गया इंटू बी टू दी पावर 0, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इंटू सी टू दी पावर 0, डी अपना इंडिविजुअल रह गया। अभी अभी बोला था समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, तो ये हो गया 1 1 और डी, तो ये हो गया 24 AD। लेकिन कोशिश करना है कि जिससे जल्दी हो हम लोग वो वाला अप्रोच ले, ठीक है। वो प्रैक्टिस से होता है, वो एक दिन में नहीं होगा, वो प्रैक्टिस से होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लेने से मेरा जल्दी होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से सुन रहे हो, कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तब जाके होता है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करेंगे। সরি ম্যাম। হ্যালো हाँ, बोलो। ম্যাম, বলছি লাস্টের কোশ্চেনটা আপনি যখন বললেন আমার কিছু প্রবলেম হয়েছিল মেবি,
যার জন্য মানে ওই কোশ্চেনটা শুনতেও পাইনি, কিছুই না। একটু আমাকে একবার বলে দেবেন প্লিজ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোনটা এটা এই এক্সাম্পল 2টা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কোশ্চেনটা ম্যাম দেখতে পাইনি, আমি এই মাত্র দেখতে পাচ্ছি এটা। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা এটা আমি দু রকম ভাবে করলাম, 6 × a × b² c³ এই কোয়েশ্চেনটা, এটা কোয়েশ্চেনটা ঠিক আছে, ওকে এটা ম্যাম। দিয়েছি। তো আমি এখানে সবকিছু মাল্টিপ্লাই করে লিখে নিয়েছি, 6 × a × b² × c³ × 4b⁻², কে আমি ফর্মুলা 3 যেটা আছে মানে a⁻m ওটাতে করে নিয়েছি 1/a⁴n। তো 1/b², 1/c³ × d। এবারে ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল, এদিকে b² c³ তাহলে পড়ে থাকলো 6 × 4 24 a আর d। এটা একটা AD। ভাবে আমরা করতে পারি, যেটা সব থেকে সহজ। আর এছাড়া যদি কেউ এরকম করে থাকো, যদি কেউ স্টার্ট করেছিল সেই ভেবে আমি এটাও দেখালাম কি 6 × 4 24 হলো। এবারে এর কোনো পেয়ার নেই, মানে এর কোনো দেখো জুড়ি নেই, তাহলে এটাকে এ রেখে দিলাম b² × b⁻²। এটা আমরা বলতে পারি b² × b⁻² আছে। তাহলে ফর্মুলা 1 কেটে যেটা যাচ্ছে। ছিল, হ্যাঁ ওটা কেটে 0 হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ আবার এখানে সি এর ক্ষেত্রে কিউব আর -কিউব ওটাও কেটে 0, যে আমি লিখে হ্যাঁ, ওই দেখিয়েছি। a⁴ = 1। হ্যাঁ, এবারে something⁻0 = 1 হয়ে যাবে, তাই জন্য 24টা 24 রইলো, এ থেকে গেল, b⁻01 c⁻01 d টা d রয়ে গেল, তাহলে 24 ad থাকবে। এইভাবে করা যায়, এইভাবে করা যায়, কিন্তু এটাই বেশি প্রেফারেবল। আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আমরা কোন মেথডটা, কোন ফর্মুলাটা চুজ করব যেটাতে আমাদের জলদি হবে। এবার সেটা একদিনে হবে না, সেটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার আছে। যদি প্র্যাকটিস করো, মন দিয়ে শোনো, তাহলে ঠিক ওগুলো নিজে নিজে আইডেন্টিফাই হয়ে যায় কি আমাদেরকে কোনটা নিতে হবে। ওটার কোনো তো রুলস হবে না, ওটা শেখার উপর নির্ভর করছে। যত ভালো করে শিখতে পারবো আমরা, তত তাড়াতাড়ি বুঝে যাবো যে কোন ফর্মুলাটা দিয়ে তাড়াতাড়ি করতে পারবো। ব্যাস এটাই করিয়েছি লাস্ট। থ্যাংক ইউ ম্যাম। মানে আমি কোশ্চেনটা দেখতেও পাইনি, আমি কিছু মানে রিপ্লাই করতে পারছিলাম না তখন। নেটওয়ার্ক ইস্যুস এর জন্য হয়েছে, হ্যাঁ ম্যাম। আমি নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছে হয়তো। হ্যাঁ মাইকটা অন করছি, মানে মাইকটাও কিছু কাজ করছে না। মাঝে মাঝে হয়েছে। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम। Bye, ma'am.